नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी राजस्थान पर। आज के इस कार्यक्रम बीच बहस में मैं मुजीब आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस कार्यक्रम बीच बहस में हम जिस विषय या मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो आपकी हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है, हमारे आज से जुड़ा है, हमारे भविष्य से जुड़ा है और साथ ही साथ भविष्य के उन कर्णधारों से जुड़ा है जिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने देश को, अपने परिवार को, अपने समाज को सशक्त करने की। जी हाँ, युवाओं को सशक्त करने के लिए हर हाथ को हुनर से लैस करना, उनको कौशल और प्रशिक्षण देना। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वाक्य को हम सभी ने आत्मसात करने की कोशिश की है, लेकिन उनके इस उद्देश्य के पीछे किस तरह से हमारा ये तंत्र लगातार जुटा हुआ है, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। जिसके लिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ हमारे आज के ख़ास मेहमान श्री मिहिर कुमार परियाल साहब का। बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन राजस्थान में। आप क्षेत्रीय निदेशक हैं, कौशल विकास उद्यमिता निदेशालय, और एक लंबा अनुभव है। आप देश के कई हिस्सों के अंदर लगातार लोगों को कौशल प्रशिक्षण के साथ जोड़ते हुए और देश की कौशल प्रशिक्षण को लेकर के विभिन्न नीतियों के साथ बहुत लंबा अनुभव रखते हैं। मिहिर साहब, हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कौशल और प्रशिक्षण की बात करें। बीते कई मौक़ों के ऊपर प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से देश के हर युवा को उसके हाथों को हुनर देने की बात की है। किस प्रकार केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिल करके उनके इन उद्देश्यों को, उन सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत हैं? हमारी जो भारत सरकार की कौशल विकास मंत्रालय है, ये बहुत ही जस्ट 3-4 साल पहले शुरू हुई है, बट इसकी अगर यात्रा देखेंगे तो हम लोग एक्चुअली श्रम मंत्रालय के अंडर में थे, जो DGET नाम से परिचित थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। और ये आज़ादी के बाद से इस मंत्रालय जो है पूरी इंडस्ट्री को मैन पावर सप्लाई करने के लिए डेडिकेटेड था कम संपूर्ण रूप से। और हमारे जितने ट्रेड्स आपके सामने ITI में चल रहे हैं, टर्नर बोलिए, फिटर बोलिए, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, जो भी काम कारीगर लोग जहाँ से भी ये होते हैं, ITI एक मुख्य भूमिका जो है भारत में निकाल रहे हैं। और ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जो कि 2015 के बाद इस मंत्रालय एक्सक्लूसिवली इसको डेडिकेट किया गया है कौशल विकास के लिए, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इसको और भारी मात्रा में इसको काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सारा भारत में। कई तरह के स्कीम्स आए हुए हैं। हमारे ITI स्कीम तो काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के अंडर में आते हैं। इसके अलावा उसको हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, जो कि भारत की सबसे बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है, जिसमें हम लोग करीब करीब 137 ट्रेड में हम लोग 1 to 2 ईयर्स के लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग देते हैं 10वीं क्लास पास आउट बच्चों को। मेनली कुछ ट्रेड्स है जो कि हमारे कम ये के हैं, ड्यूरेशंस के हैं, लाइक 6 मंथ्स के, और कुछ 2-4 ट्रेड्स है जिसमें 8th क्लास के बच्चे भी आते हैं, बट मुख्य ये में 10वीं क्लास पासेस को हम लोग लेते हैं, ITIs में एडमिशन होते हैं। सारे भारत में करीब 14,900, करीब रफली 15,000 ITIs ऑलरेडी है, जिसमें से हमारे राजस्थान स्टेट में करीब 1800 ITI प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला करके काम कर रहे हैं। और जिसमें सारा भारत में करीब करीब 30 लाख सीट्स हैं, जिसमें राजस्थान में करीब 2.5 लाख, 2.5 लाख सीट्स जो है हमारे ITI के सिटिंग कैपेसिटीज़ है। इसके अलावा हमारे जो दूसरे फ्लैगशिप स्कीम, जो कि इंडस्ट्री को डायरेक्टली हम लोग ऑन जॉब एक्सपोजर देने के लिए इन प्लांट ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके नाम है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जो कि एक 1961 के अप्रेंटिसशिप एक्ट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है सारा भारत में। तो उसमें हमारे करीब करीब राजस्थान स्टेट में देखी जाए तो करीब 7 से 8 हज़ार बच्चे जो है अप्रेंटिसशिप में हर साल इसकी बेनिफिट उठाते हैं। और करीब करीब हमारे यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल मिला करके करीब करीब 1000 कंपनीज़ जो है जुड़े हुए हैं इसके साथ में। डिफरेंट कंपनीज़ है, इनमें कुछ प्राइवेट तो बड़े बड़े सेक्टर्स भी, हीरो मोटर जैसे हैं, टाफे मोटर्स है, अशोक लेलैंड्स है, बॉश है, तो लाइक दैट देयर आर बहुत सारे कंपनीज़ है जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। और अब कौशल विकास के अगर आप देखा जाए तो यहाँ में हम लोग के 3 डिपार्टमेंट्स है जो एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए। हमारी डायरेक्टरेट जनरल, जिसको महानिदेशालय कहा जाता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, वो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग देखते हैं, ITI इकोसिस्टम्स को कैटर करते हैं। और एक है जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो बहुत बड़ी आकार से आए हुए हैं, उसके लिए एक NSDC, एक प्राइवेट कॉरपोरेशन है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मिनिस्ट्री के अंडर में, कौशल विकास मंत्रालय के अंडर में काम कर रहे हैं, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स को देखते हैं। उनके अंडर में 37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं
जो डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एक सेक्टर होते हैं, रिटेल होते हैं, हॉस्पिटैलिटी होते हैं, एग्रीकल्चर एक होते हैं, देयर आर ऑलरेडी 7 सेक्टर्स आर वर्किंग अंडर NSDC, उनके साथ काम कर रहे हैं और उनके तरफ से सर्टिफिकेशन दिया जाता है इस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स के लिए। ये सारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो है डिमांड ड्रिवन होता है, नीड बेस्ड होता है और स्पेशली लोकल रिक्वायरमेंट के साथ साथ लाइवलीहुड प्रमोशन के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, जो कि काफ़ी अहम मुद्दा निभा रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा और एक है NSDA है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, वो सिर्फ क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स को एग्रीडिटेट करते हैं, अप्रूव करते हैं एंड करिकुलम्स वगैरह बनाते हैं, जो कि हमारे सबसे बड़ी जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, जिसको कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। जी। पहले उसको कहा जाता था NCVT, वेरी रिसेंटली उसको NCVT में उसको कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि आज वोकेशनल एजुकेशन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी में भी हम इसको लिंक कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देश के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है कि शिक्षा को रोज़गार के साथ और कौशल के साथ जोड़ा गया है। और कहीं ना कहीं आपका विभाग लगातार उसके लिए कई सालों से प्रयासरत है। और प्रधानमंत्री की विजन की बात करें, 2014 के अंदर उन्होंने देश का सबसे बड़ा मंत्रालय रिफॉर्म किया था, वो था राष्ट्रीय कौशल विकास मंत्रालय। तो उनको इसकी उपादेयता, इसकी उपयोगिता के बारे में बहुत पहले से ही अंदाज़ा है और लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं। मिहिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, देश का सैकड़ों हज़ारों साल का कहीं ना कहीं कुटीर लघु उद्योग का या हुनर के साथ हमेशा अपना नाता रहा है, लेकिन बदलते दौर के साथ तकनीक का समावेश सारी दुनिया में हुआ, उसको कदमताल मिलाते हुए भारत के अंदर भी लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन हुआ, उसके अंदर हल्की भारी मशीनों का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। इन मशीनों को चलाने के लिए ट्रेंड लेबर की ज़रूरत होती है, एक ऐसा कारीगर जो अच्छी सोच रखता है और साथ ही साथ जिसके हाथों में हुनर हो, और कहीं ना कहीं उस हुनर को तराशने का काम आपके द्वारा या आपके विभाग के द्वारा किया जाता है। ITI की जहाँ तक आपने बताई कि देश के हज़ारों सेंटर्स लगातार इस दिशा के अंदर प्रयासरत हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे इन ITI सेंटर के अंदर किन ख़ास बातों का ख्याल रखा जाता है और उसकी वजह से आखिर सारी दुनिया के अंदर हमारे इन ITI सेंटर से निकले हुए प्रशिक्षुओं की दुनिया भर में डिमांड है। वो भले ही दुनिया के किसी कोने के अंदर कोई प्लम्बर हो या मैकेनिकल का काम करने वाला हो, और भारत के अंदर भी लगभग हर डिपार्टमेंट में आपके द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को सक्रिय रूप से भागीदारी सुनिश्चित होती है, उनको रिक्रूट किया जाता है। तो इसके बारे में विस्तार से बताइए। जी, बहुत अच्छी बात कहा है आपने। हमारी जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग है, ये जो है सारा भारत की जो वोकेशनल ट्रेनिंग की पॉलिसी है, स्पेशली लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का पॉलिसीज, नॉर्म्स, उसकी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, और उसके साथ साथ करिकुलम डिज़ाइनिंग हमारी एक बहुत बड़ी मुख्य ये काम है। 137 ट्रेड्स है और हमारे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में भी करीब 260 डेजिग्नेटेड ट्रेड्स है जो कि इंडस्ट्रीज़ में चलते हैं। तो ये सारी जो करिकुलम डेवलपमेंट है, हमारे कलकत्ता में एक इंस्टीट्यूट है इसके लिए एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता। वहाँ पे हम लोग इस ये करिकुलम्स को बनाते हैं। साथ साथ हमारी NSQF की कंप्लायंस होना है, क्योंकि NSQF के कुछ स्टैंडर्ड्स है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स, उसमें भी ITI सिस्टम्स के लिए जैसे कि लेवल 4 रखा हुआ है, अप्रेंटिसशिप के जाने के लिए लेवल 5 रखा हुआ है। तो दिस ऑल एक साथ साथ वो क्वालिफिकेशन का संग इसको लिंकिंग किया जाता है, अलाइन किया जाता है। जी। और हमारी जो मुख्य भूमिका जो है, हमारा खाली पॉलिसी बनाना, करिकुलम नहीं, साथ साथ हमारी बहुत बड़ी अहम भूमिका है जो सारे भारत के ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं और उसके सर्टिफिकेशन हमारे थ्रू से जाते हैं। और इस सर्टिफिकेशन हमने, आई फील प्राउड टू टेल यू कि ये सारे भारत में नहीं, सारे दुनिया में ये रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है कि वेल्डर या इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक, मोटर मैकेनिक हो या टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, सारे दुनिया के लिए अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन है, वो कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। हमारे हज़ारों कारीगर जो है भारत से ITI पास होकर के या अप्रेंटिसशिप करके वर्ल्ड वाइड छाए हुए हैं। मेरीटाइम इंडस्ट्रीज़ में जाइए आप, हमारे मराइन फीटर्स वगैरह है, मराइन वेल्डर्स है, इन लोग काम कर रहे हैं। माइनिंग इंडस्ट्री में अगर हम ये कहें कि दुनिया के किसी कोने में अगर आपको काम की तलाश है, तो पहले कहीं ना कहीं वो आपके यहाँ से एक सर्टिफाइड कोर्स करने के बाद ही आप वहाँ पर जाएं, तो आपके लिए संभावनाएं बहुत बेहतर हो सकती हैं। ऑब्वियसली जी, इसको और आप आगे बढ़ा रहे थे। और हमारे सिस्टम जो है आज़ादी के बाद से जब बना है, 50 ITI से शुरू हुई थी ये यात्रा, और आज देखिए 15,000 के ऊपर ITI सारे भारत में फैले हुए हैं। और जहाँ की अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे हमारे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में, वो भी करीब 50-60 हज़ार एस्टेब्लिशमेंट्स जो एक्टिवली कार्यरत हैं, जो कि हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इन प्लान ट्रेनिंग की फैसिलिटी देते हैं।
लेकिन इसमें एक बहुत ही अहम मुद्दा ये है कि इसके साथ साथ भारत सरकार ने हर पहलू को नज़र रखते हुए एक बहुत ही बढ़िया इकोसिस्टम बनाया है जो कि हर एक चीज़ को टेक केयर करते हैं। जैसे कि ITI सिस्टम और DGET जो सेंट्रल से सारी चीज़ को मॉनिटर करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है कि भारत सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जो है एक साथ काम करेंगे। ये जो है दोनों की कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। तो इसी के कारण हम जो है पॉलिसी बनाते हैं, एग्जाम कंडक्ट करते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है। ITI जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी सुंदर चीज़ है कि इसमें टीचर ट्रेनिंग की भी फैसिलिटी रखा हुआ है। हमारे भारत में करीब 30 NSTIs रखे हुए हैं जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा रन किया जाता है और वो सारे मेट्रो सिटीज़ में, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में रखा हुआ है, और जहाँ पे हमारी ITI टीचर्स के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। उस कोर्स के नाम है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, CITS। 1 ईयर के कोर्स होते हैं। उसमें ट्रेड टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग 6 मंथ्स के एक अलग से उनको अनुभव देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, और साथ में वोकेशनल साइंस कैलकुलेशंस को भी हम लोग टेक केयर करते हैं 3 मंथ्स के लिए। और 3 मंथ्स जो है एक्सक्लूसिवली हम लोग डेडिकेट करते हैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के लिए, टीचिंग साइकोलॉजी के लिए, ट्रेनिंग मटेरियल्स बनाने के लिए, और साथ साथ में असेसमेंट एट्रीब्यूट्स, कैसे असेसमेंट किया जाता है, इवैल्यूएट कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ हम लोग सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि एक तरफ आप युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रशिक्षित करने के लिए जिन लोगों की या ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है, आप उनको भी ट्रेन करते हैं। ये पूरा एक सिस्टम जिसके ज़रिए हम देश के विकास के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, उसके बारे में आपका विभाग लगातार प्रयासरत है। मीर साहब, आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि बदलते दौर के साथ IT सेक्टर एक नई संभावनाओं के साथ उभर कर सामने आया है। इसके लिए आपका विभाग किस तरह से भविष्य को देखते हुए योजनाएं बना रहा है, प्रशिक्षण कर रहा है, और उनकी संभावनाएं सारी दुनिया में किस तरह से व्यापक रूप में नज़र आती हैं? बहुत ही अच्छे अहम मुद्दा आपने उठाया है। देखिए, हमारे जो डिपार्टमेंट है ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी सालों से काम कर रहे थे। हमारे एक ऑलरेडी ट्रेड है जिसके नाम है COPA, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, और इसके साथ साथ एक ITESM जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड उसकी सर्विस मेंटेनेंस। सो हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर के लिए ऑलरेडी हमारे कारीगर लेवल की ट्रेड्स 1 ईयर ड्यूरेशंस के चल रही है, काफ़ी सालों से चल रही है और काफ़ी पॉपुलर ट्रेड है। बात रही कि अपग्रेडेशंस की बात आ रहा है, हाई एंड ट्रेनिंग की बात आ रहा है, और इसके लिए हमारा ट्रेनर्स ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हम इसी ट्रेड के ऊपर। लेकिन बदलती परिवर्तन को देखते हुए, चेंजेस को देखते हुए, हम लोग IBM के साथ टाई अप किए हैं। एडवांस डिप्लोमा हम लोग लॉन्च किए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, जिसमें कि हम लोग बेसिक IT के ये भी देते, कॉन्सेप्ट भी देते हैं, उसके साथ साथ हम लोग नेटवर्किंग भी सिखाते हैं, और जो लेटेस्ट क्लाउड टेक्नोलॉजी है जिसमें कि पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग, PHP जैसे, .NET जैसे, ये सारे चीज़ को भी सिखाते हैं। और इसमें इतनी बहुत ही क्या बताएं आपको, एक इंटरनेशनल मान के ये किए गए हैं जो कि जॉइंट एसोसिएशन का IBM के साथ किए हैं हम लोग, जिसमें हमारी जो है 800 आवर्स की एक्सक्लूसिव इंटर्नशिप प्रोग्राम IBM में होते हैं। और आज हम लोग उसको, पहले हम लोग 2 जगह सेंटर से शुरू किए थे, एक NSTI हैदराबाद में, NSTI मतलब नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित होते हैं, और NSTI बैंगलोर में। बट अब उसको हम लोग स्प्रेड करके और भी 12-15 इंस्टीट्यूट में शुरू किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसको ITI में भी एक्सपैंड करें। इसके अलावा हम लोग सिस्को जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, उनके साथ भी CSR के अंडर में डिफरेंट प्रोग्राम्स में हम लोग जा रहे हैं, सो दैट उनकी जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म जो भी स्किल रिक्वायरमेंट्स को हम लोग टाई अप करके CSR के थ्रू से एज पर डिमांड ड्रिवन ये में हम लोग ITI में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो बदलते दौर की ज़रूरतों को देखते हुए कहीं ना कहीं आपका विभाग उतने ही नवाचारों को अपने साथ आत्मसात कर रहा है, यकीनन काबिल तारीफ़ है। लेकिन साथ ही साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी और दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले हमारे इस देश के अंदर संभावनाएं भी बहुत हैं, और उन संभावनाओं के साथ बहुत सारी चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। जहां हम देखते हैं वहाँ आर्थिक रूप से विषमता है, भौगोलिक रूप से विषमता है, उसके साथ साथ हम एक और चीज़ देखते हैं, वो है अवसरों की कमी। किस तरह से आपका विभाग लोगों तक पहुंचता है, युवाओं तक पहुंचता है, और उसके लिए जैसे आप बता रहे राजस्थान के अंदर ही आपने 1500 से ज़्यादा ITI सेंटर बनाए हुए हैं, तो ये काबिल तारीफ़ है कि लोगों के रीच के अंदर हो, करीब के करीब ही लोग आपके ITI सेंटर में पहुंच जाए। लेकिन एक दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और जानना चाहेंगे कि ज़रूरत के हिसाब से और परिवेश के हिसाब से, यानी किसी का बैकग्राउंड अगर पहले से किसी वुडन इंडस्ट्री से उनकी फैमिली जुड़ी हुई है या लोहे की इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, क्या उसको भी ख्याल रख करके उनके लिए भी किसी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम को ऑफर किया जाता है? देखिए, हमारे जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, आपको अभी हमने बताए थे,
ये हमारी भारत सरकार ने शुरू किए थे 2007 में, इसी महानिदेशालय ने शुरू किए थे। उसका नाम था स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, और जिसमें करीब करीब 500 से ऊपर कोर्सेस हम लोग ऑफर करते थे, और वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस के होते थे और मोस्टली डिमांड ड्रिवन ही होते थे। उसमें एक अपॉर्चुनिटी रखा हुआ है जिसके नाम है RPL। तो आज जो है, जब से वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आ गए हैं, तो ये स्कीम जो है उसी में शिफ्ट हो गया, मार्ज हो गया है। जी जी। और उसके बाद RPL एक बहुत बड़ी एरिया है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप देखिए कि जो मेशन है, रॉड बाइंडर है या स्कैफोल्डर्स है, वो जनरली वहीं से आते हैं, किसी परिवार से आते हैं और या किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी से आते हैं। जैसे कि आपको पता है उड़ीसा हमारे मैक्सिमम प्लम्बर्स देते हैं, इस सबको मालूम है इसके बारे में। हाँ, या मुरादाबाद में ब्रास वर्क के ऊपर काम होता है, या सहारनपुर के कारपेंटर्स, ये तो ऑलरेडी है। क्लस्टर्स हमारा होशियारिस के ऊपर में तिरुपुर में है, तमिलनाडु में है, लुधियाना में है। तो इस जगह से लोग इस शॉर्ट टर्म कोर्सेज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। उस स्कीम का नाम है RPL स्कीम, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। उन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, उन लोग डायरेक्टली असेसमेंट में जाके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और इस सर्टिफिकेट जो इंटरनेशनली एग्रीडेटेड है और अप्रूव्ड है, जाके वो काम कर सकते हैं। स्पेशली डायमंड कटर्स है, ज्वेलर्स है, जो ट्रेड आपको ITI में नहीं मिलेंगे, बिकॉज ITI मोस्टली प्रिडोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर है। हाँ, या सर्विस ट्रेड्स है, मेंटेनेंस के ऊपर है, R&D टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिशियन। वेयरएज ऐसे ट्रेड्स है जैसे हॉस्पिटैलिटी, कैटरिंग, उसमें लोग ले सकते हैं। इवन फैशन डिजाइन वगैरह हम लोग वीमेन ऑक्यूपेशन में भी बड़ी आकार में अभी ITI सिस्टम में भी लाए हैं। लेकिन जो चीज़ ITI में नहीं है, उसके लिए भी भारत सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास ये के थ्रू से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हम इन युवाओं की बात करें जिनको इस बारे में पता ही नहीं है, वो अपने घर बैठे हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं सूचनाओं से दूर हैं, किस तरह से वो अप्रोच करें और वो क्या योग्यता है जो अगर उनके पास है तो वो किसी भी ITI सेंटर के अंदर जा कर के नॉक कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो दो चीज़ है। हमारी महानिदेशालय की ऑलरेडी पोर्टल बनी हुई है, वेबसाइट्स बनी हुई है, और आज के बच्चे जिनके हाथ में एंड्रॉयड रखा हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड, वो ज़माने गई कि जो लोग ठीक से भी नहीं, बहाने नहीं चल सकते, बहाने नहीं चल सकती है। छोटे छोटे बच्चे भी जो है डिफरेंट मेनूज में घुस जा रहे हैं। और आज इसके अलावा भी हमारे पेपर एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, इस बार भी जो एडमिशन हो रहा है, पूरे के पूरे जितने लोकल राजस्थान के भी न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें भी एडवर्टाइजमेंट गया हुआ है। और ITI के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वाइड पब्लिसिटी होती है इसके लिए। तो ये सब तक पहुंच रहे। हो सकती है इस बार कोविड के वजह से थोड़ा रिस्पॉन्सेस थोड़ा स्लो मिल रहा है, उसके लिए भी डेट एक्सटेंड किया जा रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बहुत सारी ख़ास बातों का ख्याल रखा है, और वही है कि ये चीज़ ऐसी है कि 2-5 साल के लिए तो ही नहीं, कि लॉन्ग टर्म प्लान होता है, और 2030-35 तक के लिए देश को उच्च शिक्षा के लिए 100% की जहाँ पर बात की जा रही है या यह लक्ष्य रखा गया है, उसके साथ साथ कौशल प्रशिक्षण को भी उसके साथ जोड़ा गया है। इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए। देखिए, शिक्षा व्यवस्था में दो पहलू हैं। एक तो उच्च शिक्षा जो है वो एकेडमिक एजुकेशन होता है, उसमें जो थियोरिटिकल इनपुट्स, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा होता है। ये जो है हैंड्स ऑन स्किल्स के ऊपर ज़्यादा दिया जाता है ध्यान, प्रैक्टिकल स्किलिंग्स, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ के ट्रेनर की भी देखिए, दे आर नॉट ओनली टीचर्स, साथ साथ में दे हैव टू परफॉर्म एंड टीच, करते हुए पढ़ाना है। सो इट्स बिट डिफिकल्ट जॉब। तो इसमें जनरली जो शॉप फ्लोर ऑलरेडी एक्सपोज्ड एक्सपर्ट्स है, टेक्नोक्रेट्स है, उन लोग इसमें ज़्यादा कामयाब होते हैं, या जिसको बाहर में ऑलरेडी किसी क्लस्टर्स में काम कर रहे हैं और साथ साथ में इनको टेक्निकल एजुकेशंस भी है और मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरे कर रहे हैं, उस तरह के प्रशिक्षक जो है इसमें काफ़ी कामयाब होते हैं। इसमें और भी एक चीज़ को देखना है, साथ साथ में खाली हैंड्स ऑन स्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ कई चीज़ ऑटोमेटेड होते जा रहे हैं, कई चीज़ प्रोग्राम्ड होते जा रहे हैं। तो खाली आपकी हैंड्स ऑन स्किल होने से नहीं होगा, साथ साथ आपको कॉग्निटिव लेवल भी हाई होना है उसको पकड़ने के लिए। जैसे कि आज के दौरान कई चीज़ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, और इंडस्ट्री 4.0 आने के कारण कई चीज़ जो है रिसोर्सेस वो थ्रू ऑटोमेटेड ये से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटीग्रेटेड होगा, और उस वातावरण में काम करने के लिए जो लड़का का जो लेवल होगा, एकेडमिक लेवल प्रोफाइल भी थोड़ा हाई होना है। सो ही हैज़ टू नो द टिडबिट्स ऑफ द हैंड्स ऑन स्किल ऑल्सो, साथ साथ में वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी अप्लाई करके काम करना है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले एक लेथ मशीन ऑपरेटर या एक मशीनिस्ट जो है वो कन्वेंशनल मशीनिंग में हैंड्स ऑन स्किल से काम करते थे। जब वो CNC आ गया, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन आ गया, टोटली प्रोग्राम्ड है, and he can simulate the things program and then he can directly operate it। और आज जो है सारे फैसिलिटीज को जुड़ चुके हैं, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ गया है, जहाँ में कई चीज़ जो है ऑटोमेटिकली थ्रू रोबोटिक्स या थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए इसको कंट्रोल होगा।
और साथ में IoT भी आ गई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गए हैं, जो कि स्मार्ट सिटी ट्रेड्स हम लोग खोल चुके हैं। वो ट्रेड भी अपने लेटेस्ट ट्रेड्स है, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको कि जो ये लेटेस्ट इनको हम लोग बोलते हैं न्यू जेन ट्रेड्स, वो भी हम लोग खोल रहे हैं। तो जिसमें स्मार्ट सिटी, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट हेल्थ, जिसमें IoT बेस्ड इम्प्लीमेंटेशंस होगा, जिसमें कई सेंसर्स के बारे में, एक्चुएटर्स के बारे में, प्रोसेसर्स के बारे में सिखाया जाएगा। यकीनन फ्यूचर भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर पता होती है कि बदलते दौर के साथ तकनीक रोज़ बदलती है, अपग्रेड होती है। और जिस तरह से आप टर्म्स यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वो भविष्य की संभावनाओं के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है। अब आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस तरह की संभावनाओं के बीच ख़ुद को तैयार रखना कितना महत्वपूर्ण है आज के युवा के लिए, और आप उनके लिए किस तरह से संभावनाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं? देखिए, एक बात है कि जो हमारी जो सिस्टम बनती कैसी है, पहले हम लोग एक डिमांड असेसमेंट लेते हैं मार्केट की, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। इसके लिए हमारे कई प्रोफेशनल्स हैं, कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं, कई एजेंसीज़ हैं, हमारे साथ KPMG जैसे संस्थाएं, बड़े बड़ी संस्थाएं भी जुड़े हुए हैं। जो हम लोग मार्केट की जब एनालिसिस हम लोग करते हैं, उसके बाद जो उभर के आते हैं कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली इंडस्ट्री चाहता क्या है। जैसा अभी मेक इन इंडिया का बहुत जोर चल रही है कि हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी हमारी ITI के बच्चे वहाँ जाकर काम कर पाए, तो हमें उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी ITI बच्चे को जोड़ना पड़ेगा। तो खाली बेसिक ट्रेनिंग ITI देने से नहीं होगा, साथ साथ में ऑन जॉब ट्रेनिंग देने के लिए उस मोड को हम लोग कहते हैं डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। ये जर्मन मॉडल है, जो कि हम लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल एंड बेसिक थ्योरी एंड क्या बोलते हैं बेसिक स्किल वो ITI सिखाएगा, और इंडस्ट्री में जाकर के वो ऑन जॉब ट्रेनिंग से उसको एक्चुअल एक्सपोजर मिलेगा कि कैसे एक्चुअल वर्क सिचुएशन में या जॉब सिचुएशन में काम करना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जहाँ हम पैरेलल सिस्टम के अंदर बात करें, जिसके अंदर हम एकेडमिक एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर बीते दिनों एक नवाचार भी हुआ, जब एकेडमिक एजुकेशन के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग को भी राजकीय महाविद्यालय यानी सरकारी कॉलेजेस के साथ जोड़ा गया था। यहाँ पर एक बेसिक सवाल ये होता है कि क्या हमारे सिस्टम के अंदर डुअल डिग्री प्रोसेस की मान्यता हो सकती है, क्योंकि आपके सिस्टम में वो एक्सेप्टेंस है, जब आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स करो उसके साथ साथ डिग्री कोर्स आप एक साथ कर सकते हो। यानी किसी कॉलेज से आप डिग्री भी कर रहे हो तो किसी ITI सेंटर के साथ जुड़ करके आपने एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया। ये कितना वैलिड हो जाता है यंगस्टर के लिए? देखिए, एक बात ये तो कह दूं आपको, ITI जो है फुल टर्म कोर्स है, जो 8 घंटा सुबह जो 9 बजे शुरू होती है, शाम को 5 बजे या 6 बजे कंप्लीट होती है, वो तो उसको करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसकी जो अटेंडेंस जो है मिनिमम 80% अटेंडेंस वो रहना है उसको, नहीं तो वो एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर वो कोई पार्ट टाइम कहीं क्वालिफिकेशन ले रहा है वो तो कर सकते हैं। ये डिस्टेंस मोड के अंदर जरूर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये अब जो है NIOS के साथ में, ओपन स्कूलिंग के साथ में हम लोग एक टाई अप किए हैं। उसमें क्या है कि कुछ मैपिंग किया गया है क्वालिफिकेशंस को, कि जिन लोग 10th पास के बाद ITI कर रहे हैं, सो दैट वो 12th के एग्जाम में जा सके। उनको हो सकता है एक लैंग्वेज के लिए टेस्ट में बैठना पड़े या एक मैथमेटिक्स के लिए बैठना पड़े, कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट किए, तो अगर वो पास आउट हो जाएंगे तो उसको 12th की इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, सो दैट ही कैन गो फॉर द हायर एजुकेशन ऑल्सो। इसको जोड़ने के लिए क्या है, नहीं तो क्या होता है ITI एजुकेशन में जाके वो सीमित हो जाती थी। वो ख़ास बातें हैं जो कहीं ना कहीं इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई हैं, और इसके ज़रिए आप अपने आसपास के परिवेश को बदलने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उसमें यंगस्टर की बात करें, उनकी अप्रोच की बात करें, बदलते दौर के साथ उनकी अप्रोच में कितना बदलाव देखते हैं आप? देखिए, ये डिपेंड करते हैं कि भारत की सामाजिक स्थिति, भारत की इकोनॉमिक स्टेटस कैसे हैं। एक चीज़ तो आप कह सकते हैं मैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ में वोकेशनल ट्रेनिंग को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वहाँ एक लोग को बताने को, देखने को मिलेगा आपको कि प्राउडली वो बताएगा कि आई एम ए वेल्डर, आई एम ए फिटर। तो भारत जो है आज भी इस जगह में थोड़ा सा पीछे है, आज भी एकेडमिक एंड वाइट कॉलर जॉब्स को ही ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। और मैं आपको कह सकता हूँ बहुत जो ये के साथ बुलंद के साथ कि देयर आर कुछ इंटरनेशनल लेवल सर्टिफिकेशंस है, जैसे कि कुछ वेल्डिंग 6G लेवल की क्वालिफिकेशंस है, या इलेक्ट्रिकल B लाइसेंस है, या कुछ सेफ्टी लाइसेंसेस है, जिन लोग इवन सैलरीज लाखों में भी होते हैं, या अंडर सी जो वेल्डिंग के काम करते हैं, बट इतनी इनकम होते हुए भी वो मे नॉट बी द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर आवर यूथ टुडे। क्योंकि हमारी यूथ जो है आज भी जो है, तो वो कल्चर तो भारत में आना है, वो इंडस्ट्री के साथ साथ ही आएंगे। बट इसमें भी एक रोशनी चिराग थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि जब से ये हाईटेक ट्रेनिंग आ रहा है तो इसमें कई चीज़ जो है ऑटोमेटेड कंट्रोल, जो कि कंट्रोल रूम से बैठ करके कंट्रोल होती है, और कई चीज़ों में वाइट कॉलर टेक्निक, जैसे कि आपको कैट कैम में देख लीजिए, डिज़ाइन जो है आप कैट कैम के थ्रू से करोगे और उसी से डिज़ाइन करते हुए सॉफ्टवेयर से ही प्रोग्राम जनरेट हो जाती है, जो कि मशीन को डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है।
तो यहाँ मोर और लेस हाई क्वालिफाइड पीपल ऑल्सो कैन वर्क विथ इट। मुझे लग रहा है बल्कि इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। आपने ही अपनी बातों के अंदर जिक्र किया उड़ीसा के उस गांव का जहां से दुनिया भर के प्लम्बर तैयार किए जाते हैं। राजस्थान का एक गांव ऐसा है जहां पे बेहतरीन शेफ़ तैयार करके बड़ी बड़ी होटल्स के अंदर पहुंचाए जाते हैं। तो वो लोगों का जो बैकग्राउंड रहा है या परिवेश रहा है, उसके साथ वो लोग अपने आप क्लब करते हैं और उनको एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देने के बाद सारी दुनिया के अंदर उनकी उस स्किल का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हम खाना पकाने की पाक विधा की बात करें, कैटरिंग सर्विस की बात करें, किसी एरिया के अंदर ज़बरदस्त काम होता है, या उड़ीसा का वो गांव जो प्लम्बर तैयार करता है, कई जगह मुरादाबाद के अंदर वो करता है। जब इन बहुत सारे कुटीर या लघु उद्योग की बात की थी, उसको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में ढालने के बाद किस तरह से हम यंगस्टर तक उसकी अप्रोच पर आते हैं, उसकी नीति को लेकर के आपसे जानना चाहेंगे संक्षिप्त में। जी, इस पर्टिकुलर जो चीज़ को आपने हाईलाइट किया है, एक्चुअली स्किल वहीं पर है जिसको हम लोग स्किल के गढ़ कह सकते हैं। जैसे कि आपने बताया जेम्स एंड ज्वेलरीज है, जो कि बंगाल के कुछ गांव है, मिदनापुर है, डोमजूर है, इन लोग सारे भारत को जेम्स एंड ज्वेलर्स सप्लाई करते हैं। इवन आप बड़ौदा में, सूरत में जाएंगे तो वहाँ से काफ़ी लोग जाते हैं। हम आपने व्यूअर्स के लिए कहें कि एक संभावनाएं किस तरह से हो सकती है, एक आखिर आपका अपना एक साइनिंग नोट हो, उनके लिए एक अप्रोच हो, एक संदेश हो, तो क्या इसमें एक ही चीज़ मैं कह सकता हूँ, जितने सारे क्लस्टर्स हैं ये तो ऑलरेडी जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके साथ साथ अगर हमारी सर्टिफिकेशन के दायरे में अगर आएंगे तो उसकी एक इंटरनेशनल लेवल के लिए वो रिकॉग्निशन मिल सकता है। वो जो यूथ है वो खाली वो अपने गांव में या अपनी एरिया में या उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में कहीं काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी वो अगर अपने आप किसी प्रोफेशनल ये में जाना चाहते हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट में, वहाँ पे भी वो अप्लाइड होगा। आपको मैं बहुत फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, इवन हमें काफ़ी डेटा से इनपुट भी मिली है कि राजस्थान से भी एक अच्छी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ बच्चे जो है हमारे आईटीआई सिस्टम से, नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, अदर सेक्टर से भी लोग, स्पेशली इलेक्ट्रिकल एंड R&D वगैरह सेक्टर से, वेल्डिंग से काफ़ी लोग मिडल ईस्ट वगैरह जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाते हैं इसी सर्टिफिकेशन के थ्रू से। बल्कि एक और गर्व की बात यह है कि दूरदर्शन आकाशवाणी के साथ भी कहीं ना कहीं आपके डिपार्टमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं। आपके द्वारा दिए गए प्रशिक्षित बहुत सारे युवा हमारे इस क्षेत्र में आकर के अपनी तरफ से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। आखिर में किस तरह से एक अप्रोच रहे आपकी यंगस्टर की कि अगर भविष्य के लिए आपको रोज़गार की संभावनाएं तलाशनी है तो ये ITI सेंटर या इस सेंटर द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है? देखिए, मानिए ना मानिए, आज भी सरकारी जॉब की एक डिमांड है और हमारे ITI के बच्चे भी, ये भी एक बहुत बड़ी कारण है कि जो ITI में आते हैं, क्योंकि रेलवे हमारी बहुत बड़ी एक कस्टमर है। इन द सेंस हमारी जो फीटर है, हमारी जो टर्नर है, मशीनिस्ट है, वहाँ असिस्टेंट, लोको पायलट वगैरह के लिए मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशंस है। तो ये एक बहुत बड़े, प्लस जितने स्टेट गवर्नमेंट है, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, मोटर मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, हमारी अप्रूव ट्रेड से ही जाते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, तो ये तो हमारी अप्रूव ट्रेड से। तो इसके लिए भी लोग जो ITI कोर्सेज को चुनते हैं, और कुछ कुछ जगह में तो आज वो हायर क्वालिफिकेशन से भी बेटर जॉब मिल रहा है, दैट स्कोप इज ऑल्सो मच हायर। आपके लिए आपका कौशल, आपके स्किल आप तक भविष्य के कई सोपान अर्जित करने के महत्वपूर्ण मौके देता है और उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयासरत हैं। वक्त हो गया आज की इस परिचर्चा को यहीं पे थामे। मिहिर कुमार परियाल साहब, आप हमारे बीच आए, इस कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो चाहेंगे कि आपके मीडिया के ज़रिए इसको और भी काफ़ी पब्लिसिटी दिया जाए और हम लोग इसको संपूर्ण रूप से कोऑपरेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे इसको और आगे ले जाने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज के इस प्रोग्राम को फिलहाल यहीं पर थामते हैं। इस कार्यक्रम बीच बहस को समाप्त करने की आप मुझीब को दीजिए अनुमति। नमस्कार।